हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम एन बी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का एक आईपीओ आ रहा है। अभी ये आईपीओ भी एन एस डी एल, जिस दिन आईपीओ लॉन्च हो रहा है उसी दिन एन एस डी एल के साथ क्लैश होगा। लेकिन जैसा कि मैंने एन एस डी एल वाले वीडियो में कहा था कि उस आईपीओ में डेफिनेटली ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ अलॉटमेंट चाहिए और तो दूसरे आईपीओ की तरफ आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या ये आईपीओ इन्वेस्टेबल है नहीं है, क्या करती है कंपनी, क्या बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यूज़ कैसे है, फाइनेंशियल्स कैसे है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एम एंड बी इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बता दिया कि एनएसडीएल के साथ एक क्लैश हो रहा है, यानी कि 30 तारीख से 1 तारीख तक चलेगा। 4 तारीख को अलॉटमेंट होगी, 5 तारीख को रिफंड और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 6 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 366 से 385 का प्राइस बैंड है। 385 पर ही अप्लाई करेंगे अगर अप्लाई करना है तो। ठीक है, 38 शेयर्स का लॉट साइज मिल जाएगा, और जो सेल टाइप है ये फ्रेश कैपिटल प्लस ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, टोटल पैसे ये लोग को चाहिए 650 करोड़, जिसमें से 275 करोड़ फ्रेश इशू है, 375 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये 65-35 वाला रेशियो लग रहा है, और जिसमें से 65% अपना प्रमोटर अपना माल बेच के जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे एक नेगेटिव पॉइंट डेफिनेटली लगता है। अभी अगर मैं जैसे ही यहाँ पर देखूँ शेयर होल्डर कोटा की बात करूँ तो 75% क्यूआईबी के पास मिला है, रिटेल के पास 10% है, और एचएनआई के पास 15% है। अभी जब भी ऐसा होता है, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने काफ़ी वीडियो में डिस्कस करा है कि जब भी ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, मतलब कोटा का पैटर्न होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि या तो सेबी की कोई गाइडलाइंस मेट नहीं हुई है, या तो कंपनी ने लॉस किया है। रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट पड़ेगा 14,630 में, मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। जैसे ही आप 14वें लॉट पे पहुंच जाओगे, वैसे आप एच कैटेगरी में आ जाओगे। एच कैटेगरी रिटेल कैटेगरी के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। फिलहाल प्रमोटर के पास पूरा का पूरा 100% स्टेक है। यहाँ से आप यहाँ देख सकते हो, प्रमोटर के नाम लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और आईपीओ के बाद कितना प्रमोटर के पास स्टेक रहेगा वो यहाँ पर दिया नहीं गया है। चलिए कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कंपनी लगभग 40 साल पुरानी कंपनी है, 1981 में शुरू हुई थी, 45 साल पुरानी कंपनी है लगभग। ये क्या करती है, ये लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एंड सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं, मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल्ड सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, तो ये लोग रूफिंग सिस्टम है, यानी कि जो छत होती है उसके सिस्टम में ये लोग का काम है, बट ये स्टील का बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी विट्टी वैसा वाला कुछ बनाते हैं। जैसे भी बिजनेस सब में ये B2B बिजनेस है, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझा होगा तो ये B2B बिजनेस है। तो कोई भी बिजनेस के लिए अगर जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा बिल्डिंग्स में या जो भी फैक्ट्रीज में, वो लोग वैसा स्टील रूफिंग सिस्टम बना के देते हैं। कंपनी ऑफर्स डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग डिज़ाइन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग टू इंश्योर reliable, safe, high performance structure, pre-engineered building structure, steel roofing. ठीक है, company has provided solution to across various sectors including general engineering, manufacturing, food and beverages, warehousing, logistic, power, textile and railways में। ठीक है, अभी कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, कहाँ पर, गुजरात और शैयर तमिलनाडु में, जिसका टोटल कैपेसिटी है 1,03,800 मेट्रिक टन पर एनम। ठीक है, और ये लोग की जो गुजरात वाली जो फैसिलिटी है वो 2008 में शुरू हुई थी, और जो तमिलनाडु वाली है वो अभी पिछले साल ही 2024 में शुरू हुई है। अभी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ पर, 22 कंट्रीज़ में, जहाँ पर यूएसए आ गया, ब्राज़ील आ गया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, मोरक्को, नाइजीरिया और बाकी सारी कंट्रीज़ भी आ गई है। 2010 से लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग के 2 डिवीजन में लोग काम करते हैं, एक फिनिक्स डिवीजन है और एक प्रोफ्लेक्स डिवीजन में है। ठीक है, फिनिक्स डिवीजन क्या करता है, इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशन इंक्लूडिंग डिज़ाइन इंजीनियरिंग production of PEBs using advanced software and equipment to ensure efficiency, quality and cost effectiveness in customers projects। ठीक है, और दूसरा प्रोफ्लेक्स डिवीजन क्या करता है, कंपनी मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग यूजिंग मोबाइल यूनिट्स एज कस्टमर साइट प्रोड्यूसिंग पैनल सीमिंग देम एंड इंस्टॉलिंग विद क्रेन्स आफ्टर सिविल स्ट्रक्चर कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में ये लोग कहीं ना कहीं ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सिर्फ कैसा है, जो फिनिक्स डिवीजन में थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा
वो सब के हिसाब से। और प्रोफ्लेक्स डिवीजन मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल यानी कि जो घूम फिर सकते हैं, जो चल सकते हैं, उसको हम लोग मोबाइल यूनिट्स कर सकते हैं। तो छोटे मोटे जो ये लोग है शायद कोई साइट रहेगी वहाँ पर ये लोग को अगर कुछ करवाना रहेगा तो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस के लिए ये लोग ये वाला जो डिवीजन के हिसाब से काम करते होंगे। ठीक है, अभी अगर देखेंगे तो ये लोग ने 9,500 प्रोजेक्ट्स में लोग ने डेफिनेटली काम करा है अभी तक पे, दोनों डिवीजन के हिसाब से। जो भी आप ये लोग की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये वाला प्रोडक्ट वाला जो भी आप वो भी पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेक्निकल टर्म्स है और मुझे इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो, तो मुझे और बाकी व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अगर बात करेंगे 2024 के मुकाबले में, तो 2025 में 23% का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है और 69% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ हुआ है। यानी कि रेवेन्यू 1 रुपया बढ़ा है और प्रॉफिट 3 रुपया बढ़ा है। तो ये उतना तरीके से ये लोग का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। एसेट्स की बात करेंगे तो 550 करोड़ के एसेट्स है, 630 करोड़, और उसके बाद अभी 850 करोड़ के एसेट्स है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो लगभग 900 करोड़, फिर डिप आया 800 करोड़ और अभी लगभग 1000 करोड़ है। तो डेफिनेटली रेवेन्यू में इतना फास्ट ग्रोथ नहीं आ रहा है। लेकिन उसी दूसरी जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 900 करोड़ पे 32 करोड़ था, यानी कि 4% भी नहीं था। फिर 800 करोड़ पे 45 करोड़, यानी कि 5.5% के आसपास। अभी 1000 करोड़ पे 77 करोड़ के आसपास का लगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, या 77 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि 7.5% के आसपास ये लोग खेल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ B2B बिजनेस 4 से 6% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक स्वीट स्पॉट होता है, बट ये लोग तो 7% पे है, जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छी बात यहाँ पर लग रही है। ठीक है, रिजर्व्स की बात करेंगे तो 160 करोड़ के रिजर्व्स है, 183 करोड़ हो गए, फिर उसके बाद 250 करोड़ हो गए। बोरोइंग्स देखोगे तो 150 करोड़ बढ़ के 200 हो गई और अभी घट के 185 करोड़ हो गई। तो बोरोइंग्स और रिजर्व्स कहीं ना कहीं डेफिनेटली आसपास में ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, फिलहाल तक तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर हो जाएगी। बट ऐसे कंपनी में जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है, क्योंकि अगर कल को ये कंपनी में ग्रोथ आया तो रैपिड ग्रोथ आएगा। कल को ये कंपनी 2200 करोड़ से 22,000 करोड़ बनने में भी इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ROE की बात करेंगे तो 25% का ROE है, ROCE भी लगभग उसके आसपास ही है, 25% के आसपास। डेफिनेटली दोनों अच्छा है। और ROE और ROCE दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक माने जाते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूंगा तो 0.33% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो मेरा क्राइटेरिया रहता है 0.8, उसके काफ़ी ज़्यादा नीचे है, एक अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा, 7.7 का है। उससे जो हम लोग का जो क्राइटेरिया रहता है 4 to 6% के हिसाब से B2B बिजनेस में, उससे तो अच्छा ही लग रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 6.28 है। EPS की बात करेंगे, प्री IPO 15.5 का है, पोस्ट IPO 13.5 का हो जाएगा। प्री IPO अगर PE रेशियो की बात करेंगे तो 25 का है, पोस्ट IPO 28.5 का हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक ठाक लग रही है, ज़्यादा ना महंगी ना ज़्यादा सस्ती लग रही है। ठीक है, अगर पैसे की बात करेंगे तो पैसे कंपनी को क्यों चाहिए, यहाँ पर ये लोग ने बताया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इसको तो हम लोग हटा देते हैं। अभी ये लोग को पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट इन IT सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन बाय आवर कंपनी, जिसके लिए ये लोग को 5 करोड़ रुपये चाहिए। बोरिंग्स हटाने के लिए लोग को लगभग 60 करोड़ चाहिए, और 130 करोड़ ये लोग को चाहिए काई के लिए एक्सपेंडिचर केपेक्स ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी। ठीक है, ये लोग को मशीनरी चाहिए, जो ये लोग का रूफ टॉप वो सब, ये जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वो सब, जो भी काम करवाने के लिए लोग को जो भी मशीनरी चाहिए ये लोग को, उसके लिए पैसे चाहिए लगभग 130 करोड़। तो डेफिनेटली ये लोग को पैसे ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम पास के लिए चाहिए, सिर्फ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से डाल दिया। ये लोग को बोरिंग्स भी कम करनी है, ताकि ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज होगा, क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये लोग को एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी करना है, जिससे शायद ये लोग का जो अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर देखेंगे, ये जो दो डिवीजन थे फिनिक्स और प्रोफ्लेक्स, तो फिनिक्स डिवीजन में यहाँ पर ये लोग ने बताया है कि ये लोग एडवांस सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टवेयर में शायद ये लोग को इंप्रूवमेंट करना होगा, जिससे कि और ये लोग का कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, जिससे ये लोग को बिजनेस में कहीं ना कहीं और ग्रोथ मिल सकती है।
ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर पीयर एनालिसिस एक बार करेंगे तो पीयर एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं। ईपीएस अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही कंपनी का अच्छा है, इनके अलावा बाकी सब कंपनी का ईपीएस इन सभी से कम है। पी रेशियो की बात करेंगे तो 28.5 का पी रेशियो था, जो कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के हिसाब से डेफिनेटली उसके आसपास ही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पी रेशियो और पी बी रेशियो के हिसाब से इतना ज़्यादा ये कंपनी महंगी नहीं लग रही है, फेयरली वैल्यूड ही लग रही है। जीएमपी की एक बार बात कर लेते हैं कि जीएमपी कितना हो सकता है। अगर हम लोग जीएमपी देखेंगे तो ये 8.5 के करीब का जीएमपी है, 32 रुपीज़ के आसपास का। तो डेफिनेटली जीएमपी तो यहाँ पर कम लग रहा है, और मुझे लग रहा भी है कि शायद इसका लिस्टिंग गेन शायद इस पे हो या ना हो। अगर होंगे भी तो कम होंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि एनएसडीएल नाम की एक कंपनी है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला था चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। वो कंपनी का आईपीओ आ रहा है और लोगों का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लोग उस आईपीओ में अप्लाई करने का सोचेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली बाकी सारे आईपीओ का कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नंबर कम हो सकता है। बट ये कंपनी ठीक ठाक है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अगर आपका थोड़ा सा वो है, स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर देख सकते हो। बट मैं एक लॉट से ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने श्री लोटस का भी मैंने एनालिसिस करा, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एनएसडीएल में शायद मैं ना करूँ, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का इशू ज़्यादा हो जाएगा। बट श्री लोटस काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कंपनी, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। अगर मेरे को तीनों में से कोई एक चूज़ करना रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं श्री लोटस में एक चूज़ कर सकता हूँ, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैं एनएसडीएल में जा सकता हूँ। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।